अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर की जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की 2026, इसका चैप्टर नंबर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स यानी दूसरे ग्रुप के अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनकी कौन सी खसूसियात हैं, इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और ये हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, इस चीज के बारे में बेटा हमने स्टडी करना है। सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो सेकंड ग्रुप है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो सेकंड ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होते हैं वो बेरिलियम है। ये आपने याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इनको आप कहते हैं कि ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। कौन से हैं बेटा? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये जो रेडियम होगा ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बाकी सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, तो आप इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सबसे पहली बात आती है कि व्हाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। व्हाई दे आर कॉल्ड, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाई दे आर कॉल्ड, आप इन्हें क्यों कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आप इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट किस लिए कहते हैं? तो इसका आसान सा जवाब ये है, क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सब शेल के अंदर मौजूद होंगे। तो इनके जो लास्ट का मतलब होता है वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर प्रेजेंट, ये आमतौर पर मौजूद होते हैं किसके अंदर? एस सब शेल के अंदर। ये एस सब शेल के अंदर पाए जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एस ब्लॉक बेटा एलिमेंट कहलाते हैं। अब सेकंड बात ये आती है कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसका जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में मौजूद होंगे। पीरियोडिक टेबल, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल होगा इसका बेटा जो सेकंड ग्रुप होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं, इसलिए आप इन्हें ग्रुप सेकंड एलिमेंट का नाम भी देते हैं। इनका एक स्पेशल नाम भी है, दैट इज आल्सो नोन एज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनका एक स्पेशल नाम है कि आप इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सबसे पहली बात होती है कि इन्हें आप मेटल्स क्यों कहते हैं? तो ये क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टीज रखते हैं। मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे लूज इलेक्ट्रॉन। तो उनके अंदर ये खसूसियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे उसे आप मेटल कहते हैं। तो ये सारे, चाहे कैल्शियम है, चाहे मैग्नीशियम है, चाहे बेरियम है, इनके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसलिए बेटा आप इन्हें क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। अब दूसरी बात आती है व्हाई दे आर कॉल्ड अर्थ मेटल। तो आप इन्हें अर्थ मेटल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आमतौर पर दे आर इन्वॉल्व इन अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट। दे आर इन्वॉल्व, ये आमतौर पर बेटा इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? इन फॉर्मिंग अर्थ क्रस्ट, इन फॉर्मिंग अर्थ क्रस्ट। ये जो हमारी जमीन की तह होती है, अर्थ क्रस्ट होती है हमारी जमीन की जो तह होगी, उसके अंदर बनाने के लिए ये एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, इसलिए बेटा आप इन्हें जो है अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो हमारे पास ये जो इनमें से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये पहले 8 एलिमेंट, यानी जो हमारे पास एलिमेंट की तादाद है जो जमीन को अर्थ क्रस्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके पहले 8 एलिमेंट्स के अंदर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बच्चों क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब वो 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। जमीन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाएगा वो कौन सा होगा बेटा? ऑक्सीजन है। यानी जमीन की तह क्या होती है? कहीं पे पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों का फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पाया जा रहा है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये रेत है, रेत। रेत का फार्मूला क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। यानी जितनी भी रेत इस जमीन के ऊपर पाई जाती है सारे का फार्मूला SiO2 होगा। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा जो एलिमेंट इस अर्थ क्रस्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो ऑक्सीजन है। फिर कौन सा होगा? फिर सिलिकॉन है। तीसरे नंबर पे बेटा एल्यूमिनियम होता है। चौथे नंबर पे जो होगा वो आयरन होगा और पांचवें नंबर पे आपके पास कैल्शियम होगा। फिर ये सोडियम है, फिर ये पोटाशियम है और आठवें नंबर के ऊपर क्या होता है? मैग्नीशियम होगा। तो ये आपके पास MCQs आ सकता है कि ये जो कैल्शियम है ये अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट को में बनाने के लिए, यानी अर्थ क्रस्ट को बनाने के लिए ये कितना बड़ा एलिमेंट है? तो आप कहेंगे ये पांचवा बड़ा एलिमेंट होता है जो जमीन की तह को बनाता है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन। आप इन्हें अल्कलाइन क्यों कहते हैं? तो आमतौर पर इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे बेटा हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है,
अगर इनके ऑक्साइड्स को हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो दे कैन बी फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ये जिस चीज के अंदर बेटा तब्दील हो जाते हैं वो हाइड्रो ऑक्साइड्स में तब्दील हो जाते हैं। ये जो हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर नाउन एज ए अल्कली, इनको अपने अल्कली कहते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन दे आर नाउन एज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसलिए बेटा हम इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी से मुराद होता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हैं तो उसमें कितनी जल्दी केमिकल चेंज आएगी, दैट इज नाउन एज ए रिएक्टिविटी। ये जो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं दे आर रिएक्टिव मेटल, इनको हम कहते हैं ये आमतौर पर क्या होंगे बेटा, रिएक्टिव होते हैं, दूसरों के साथ बहुत ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं। अब हम आमतौर पर मेटल कौन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? वो मेटल बेटा मोर रिएक्टिव होते हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ऐसी सब्सटेंस जिसने लूज कर दिए किस चीज को, इलेक्ट्रॉन को, दैट इज नाउन एज ए मेटल, वो मोर रिएक्टिव मेटल होगा। ऐसा मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लूज किए हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो मोर रिएक्टिव होता है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं लेकिन इनसे ज्यादा तेजी के साथ जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो अल्कली मेटल होते हैं। तो ये जो अल्कली मेटल है या जिसे आपने फर्स्ट ग्रुप कहेंगे, ये हमारे पास कौन सा आएगा, इसे बेटा आपने फर्स्ट ग्रुप कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये अल्कली मेटल होते हैं। तो अल्कली मेटल आर मोर रिएक्टिव, ये जो अल्कली मेटल होते हैं ये मोर रिएक्टिव होंगे, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करेंगे। किन से ज्यादा मोर रिएक्टिव होंगे देन ग्रुप सेकंड एलिमेंट। तो ग्रुप सेकंड के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनसे ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ना पीरियोडिक टेबल होता है, ऐसे ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है ये वाला। अब इसके अंदर ये जो पहला पहला ग्रुप है इसको आप कहते हैं फर्स्ट ग्रुप, और ये वाला जो है ये दूसरा ग्रुप है, और ये वाले सारे एलिमेंट दूसरे के बाद जो शुरू हो जाएंगे इन्हें आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि ये अल्कली मेटल मोर रिएक्टिव होंगे, ये जो अल्कली मेटल होंगे ये सबसे ज्यादा बेटा क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। इसके बाद क्या होगा, ग्रुप टू के जो एलिमेंट हैं वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब ग्रुप टू के जो एलिमेंट होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अब आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाता है, वो आपसे पूछता है विच वन इज ए मोर रिएक्टिव। एक उसने सोडियम दे दिया, एक उसने मैग्नीशियम दे दिया, एक बेटा उसने स्कैंडियम दे दिया। तो वो आपसे पूछता है इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो सोडियम होगा। वाई? बिकॉज इट बिलोंग टू फर्स्ट ए ग्रुप, यानी ये फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। फिर आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों लीस्ट रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज नहीं करते। ये जो बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये आमतौर पर अर्थ क्रस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, कि जहाँ पे भी अर्थ क्रस्ट होती है, हमारी जमीन की तहें होती हैं, वहीं पे बेटा आपको क्या होते हैं, ये वाले एलिमेंट मिल रहे होते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के अबंडेंस भी है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आमतौर पर ये जो बेरिलियम होगी इट कैन बी यूज टू मेक कॉपर अलॉय। आमतौर पर बेटा जो कॉपर के अलॉय होते हैं, कॉपर की जो बर्थ होती है उसके अंदर भी बेरिलियम पाया जाता है, या बेरिलियम को बेटा ऐड किया जाएगा। और इसको आप कहाँ यूज करते हैं, ये एरोस्पेस मटेरियल। आमतौर पर ये जो एरोस्पेस मटेरियल होगा यानी खला के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल होता है उसके अंदर कॉपर के साथ बेरिलियम को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेरिलियम कॉपर के साथ इस्तेमाल होकर क्या करेगा, ये उसको बच्चे हार्ड करेगा, उसको ज्यादा सख्त कर देता है और इस तरीके से उसे जंग वगैरह से भी बचाएगा। और इसलिए हम जो है बेरिलियम और कॉपर का अलॉय आमतौर पर बेटा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम क्या होता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट, ये हमारे पास क्या होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है, कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है। क्लोरोफिल को बनाने के लिए मैग्नीशियम जो होगा ये लाजमी क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल ये काम करता है, ये आमतौर पर जो भी पौधा होगा उसके अंदर ये जो ग्रीन, हमें एक प्यारा प्यारा ग्रीन कलर नजर आ रहा होता है,
कोई भी पौधा ग्रीनिश कलर में नजर आ रहा होता है, बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, वो ग्रीन कलर किसकी वजह से पैदा होगा? वो क्लोरोफिल की वजह से बेटा ग्रीन कलर पैदा होगा। इसके अलावा क्लोरोफिल क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पौधे को उसकी खुराक तैयार करने के लिए क्या करेगा बेटा? ये मदद कर रहा होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बेटा ब्रिलियम के अलावा बाकी जितने भी हैं, जैसे आपके पास ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम होते हैं, दे आर ऑल यूज इन ए फायर वर्क्स। इनको आमतौर पर बच्चों किस में यूज करते हैं? फायर वर्क्स में भी यूज करते हैं। फायर वर्क्स क्या होता है? इसे हम कहते हैं आतिशबाजी। आपने देखा होगा शादी ब्याह में या किसी जगह कोई फंक्शन हो रहा, खुशियां हो रही होती हैं, तो वहां पे लोग जो होते हैं बम चलाते हैं, तो उनके अंदर से रंग बिरंगी लाइटें निकल रही होती हैं, ऐसे फ्लेम से, शोले से निकल रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं अनार को जलाना। ये क्यों ऐसे होता है? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस ए वाइब्रेलेंट फ्लेम। आमतौर पर इनके अंदर से रंग बिरंगे फ्लेम निकल रहे होते हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के फ्लेम निकल रहे होते हैं, ऐसे शोले निकल रहे होते हैं, रंग बिरंगे शोले। ये आगे चल के हम देखेंगे कि इनके अंदर से कौन कौन से शोले निकल रहे होते हैं। मतलब जैसे बेरियम होगा, ये आपको ग्रीन कलर का फ्लेम दे रहा होता है, तो ये रंग बिरंगे फ्लेम निकलेंगे। स्ट्रोंशियम जो होगा ये ब्रिक रेड की तरह फ्लेम देगा। जब ये रेड, ग्रीन सारे कलर आपस में मिलेंगे तो हमें बड़ी खूबसूरत किस्म की वो फ्लेम या शोला नजर आएगा। तो इसलिए इसे आतिशबाजी के लिए बेटा इस्तेमाल किया जाता है, जो आपने आमतौर पर शादियों के अंदर, शबरात के अंदर या और मुख्तलिफ मौकों के ऊपर देखा होगा, लोग जो है वो आतिशबाजी कर रहे होते हैं, वहां पे बेटा इसे यूज किया जाता है। अब प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। ग्रुप टू एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और ट्रेंड क्या होगा? सबसे पहली बात यह है कि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो इनके जो एस सब शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एस के ऊपर हमेशा क्या होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी ब्रिलियम है, इसके भी एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन दूसरे शेल के अंदर अगर इसका फार्मूला देखेंगे, इसका एंड क्या होगा? 2s2, यानी दूसरे शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम क्या होगा? 3s2, तीसरे शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में 4s2, स्ट्रोंशियम में बेटा 5s2, बेरियम में 6s2 और रेडियम में 7s2। तो ये इसका हमेशा जो एस सब शेल होगा उसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं, तकरीबन बराबर शराबर होगी। मतलब अगर आप इन्हें पानी के अंदर डालते हैं तो तीनों पानी के साथ, सारे पानी के साथ जो है रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएंगे। किसी का हाइड्रो ऑक्साइड बहुत ज्यादा तेज होगा, किसी का हाइड्रो ऑक्साइड बेटा थोड़ा वीक होगा। व्हाट इज हाइड्रो ऑक्साइड? बेस बनाएंगे। कोई बेस स्ट्रांग होगा, कोई बेस थोड़ा वीक होगा, लेकिन खसूसियात सबकी सेम होंगी। दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है, एक जैसी क्यों होती है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करती है। तो इन सब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कोई बड़ी तेजी के साथ जाके इन्वॉल्व होते हैं, कोई थोड़ा ऐसा होते हैं, इसलिए बेटा दे हैव ए सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आमतौर पर इनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी करती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं। अब हमने देखा गया कि खास एक बात कि बाकी जो ट्रेंड था वो एक लीनियर चेंज आ रही होती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी जो होती है ये एनोमलस बिहेवियर शो करती है, यानी एक सीधी लाइन आते आते अजीबो गरीब सा रिजल्ट आ जाता है। अब ये किस बात पे डिपेंड हो रहा है, ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है, एमसीक्यूज आएगा। कौन सी इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एनोमलस बिहेवियर शो करती है? एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक डेंसिटी होगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो कौन से एलिमेंट है वो आपको बताएगा। ये किस लिए हो जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो अरेंजमेंट पाई जाती है मेटल एटम की, उनकी पैकिंग के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बेटा डेंसिटी के अंदर भी फर्क आ जाएगा। अब ये एलिमेंट हैं कौन कौन से, तो इन्हें हम देखते हैं। तो पहला पहला जो एलिमेंट होगा, इट्स नेम इज ए ब्रिलियम। आप बेटा इसे ब्रिलियम कहते हैं। दूसरा जो एलिमेंट होता है दैट इज ए मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम होगा। तीसरे को हमने कैल्शियम कहते हैं। चौथा जो एलिमेंट होगा इसे आप स्ट्रोंशियम, और पांचवें को हम क्या कहते हैं? बेरियम। अब इनके एटॉमिक नंबर, आपको सिर्फ पहले का एटॉमिक नंबर आना चाहिए, बाकी खुद ब खुद हो जाएगा। तो ब्रिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है। इसमें अब आपने 8 जमा करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा 12 होता है। इसमें फिर 8 जमा करोगे
तो ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसमें 18 जमा करोगे तो ये बच्चों 38 किसका आएगा, ये स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर आएगा। अब इस 38 के अंदर फिर बेटा आपने 18 जमा करोगे तो ये जो 56 होगा ये बेरियम का एटॉमिक नंबर होगा। हमने यहाँ पे 8 क्यों जमा किए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो दूसरा और तीसरा पीरियड है उसमें 8-8 एलिमेंट ऐड हो रहे होते हैं, चौथे और पांचवें में बेटा 18-18 हो रहे होते हैं, और जो हमारे पास नेक्स्ट होता है उसके अंदर 32 एलिमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे दिखानी है, ये बेटा हम इसे दिखाते हैं कंपैरिजन विद नोबल गैसेस। अब यहाँ पे आपने लिखना है हीलियम। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें टोटल 4 हैं तो बाकी 2 किस में बच जाएंगे, 2s में। यहाँ पे कौन आएगा, हीलियम के बाद आएगा नियान। नियान आएगा, नियान में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और नियान में कितने होंगे, 10। और यहाँ पे क्या आएगा 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आएगा बेटा आर्गान। आर्गान में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18, बाकी 2 बच गए तो वो 4s में होंगे। अब ये स्ट्रोंशियम है। आर्गान के बाद क्या होता है, क्रिप्टॉन, इसमें कितने होंगे 36, बाकी जो बच गए हैं वो 5s2 हो जाएगा। अब क्रिप्टॉन के बाद क्या होगा, जीनान, इसमें कितने होंगे 54, बाकी जो बच जाएंगे वो बेटा 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इनकी आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो 2 आपके पास नजर आ रहा है ये इसका पीरियड नंबर भी है, शेल नंबर भी है। ये हमें बता रहा है कि बेरिलियम दूसरे पीरियड से ताल्लुक रखता है या दूसरे शेल से ताल्लुक रखता है, ये तीसरे पीरियड या तीसरे शेल से, ये चौथे से, ये पांचवें से, ये बेटा छठे से। अब ये जो नीले रंग के अंदर हमने लिखे हुए हैं ये वैल्यूज बेटा टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ रही हैं। इनका जो मेटालिक रेडियस है, मतलब ये जो बेरिलियम है इसका जो साइज है वो 112 पिकोमीटर है। ये जो बेटा मैग्नीशियम है वो इससे बड़ा है, 160 पिकोमीटर है। ये जो आपके पास कैल्शियम है 197 है, ये इससे भी बड़ा है। और ये जो स्ट्रोंशियम है ये 215 पिकोमीटर है, इससे भी बड़ा है। और ये जो बेरियम है बेटा वो सबसे बड़ा है। तो इनका जो साइज होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आपने ये वैल्यूज याद नहीं रखनी, सिर्फ ट्रेंड याद रखना है। तो आपसे वो पूछता है कि इनका मेटालिक रेडियस क्यों बढ़ता है, तो आप कहते हैं बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या चीज बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो उनका साइज क्या होगा, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेटालिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मेटालिक रेडियस जो होगा वो बेटा इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आयनिक रेडियस क्या है, अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए या अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो बनने वाली चीज को आपने आयनिक रेडियस कहते हैं। तो आयनिक रेडियस का ट्रेंड भी यही होगा कि बेरिलियम होगा था, ये इसका 31 है, 65 है, 99 है, ऐसे बढ़ेगा। अब बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये बेटा आमतौर पर एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब यह है कि जिसका एटम का साइज छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम, तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। इससे बड़ा कौन है, मैग्नीशियम, इसकी इससे कम हो जाएगी। फिर ये कैल्शियम की और कम, स्ट्रोंशियम की और कम, और बेरियम की बेटा और कम हो जाएगी। अब आप इसके बाद आते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये भी साइज पे डिपेंड करती है कि अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 बेरिलियम की है, फिर बेटा मैग्नीशियम की कम हो जाएगी, फिर आपके पास कैल्शियम की है, फिर स्ट्रोंशियम की है, और फिर बेटा बेरियम की है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की होगी, फिर आपके पास मैग्नीशियम की है, फिर हमारे पास कौन आएगा, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की बेटा तकरीबन बराबर है। और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके पास बेरियम की है। कोई ऐसा भी एमसीक्यूज एमडी कैट में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर पाया जा रहा है।
एबनॉर्मल बिहेवियर कौन शो कर रहा है? मैग्नीशियम शो कर रहा है। तो बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये सबसे छोटा है। बात भी ठीक है। अब इससे कम जो मेल्टिंग पॉइंट था वो आपके पास जो होना चाहिए था मैग्नीशियम का, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट जो मैग्नीशियम का बेटा वो अपने ग्रुप में सबसे कम हो गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है? वाई मैग्नीशियम हैज ए लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अलोंग इट्स ग्रुप? मैग्नीशियम हैज ए लोवेस्ट, मैग्नीशियम जो होगा इसका सबसे कम होगा, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है किसमें? अमंग इट्स ग्रुप, अमंग इट्स ग्रुप के इसका जो ग्रुप है उसमें मैग्नीशियम का बेटा मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो मैग्नीशियम के बेटा मेटल एटम है ये लूजली बाउंडेड है। ये कैसे है? लूजली बाउंडेड है। जब इनको थोड़ी सी हीट मिलती है तो ये एक दूसरे को छोड़ देते हैं, इनके दरमियान में ये जो कशिश की ताकत होती है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो आप बताएंगे कि इन मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम होते हैं इसके अंदर ये जो मेटल एटम होंगे, मेटल एटम होंगे ये हेक्सागोनल, इसके अंदर जो पैकिंग पाई जाती है इस पैकिंग को आप कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये थोड़ी कमजोर है। जब आप इसे हीट देते हैं तो ये एटम आसानी के साथ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और ये जो मैग्नीशियम होगा ये मेल्ट हो जाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है। बाकी जो आपके पास आ जाते हैं जैसे कैल्शियम है, इसमें फेस क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, एफसीसी होती है। मैग्नीशियम में आपके पास कौन सी पैकिंग होगी? इसे आप कहते हैं एफसीसी। यहाँ पे जो मेटल के एटम होंगे थोड़े स्ट्रांगली बाउंडेड है, एक दूसरे को ज्यादा कशिश करते हैं, इसलिए इनको एक दूसरे से जुदा करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। यही वजह है कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट बेटा जो है वो सॉरी कैल्शियम का, सॉरी बेटा ये ना, सॉरी ये कैल्शियम होगा, कैल्शियम। मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है ड्यू टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो कैल्शियम होता है इसके अंदर, सॉरी बच्चों, इसके अंदर जो पैकिंग पाई जाती है उसे एफसीसी कहते हैं, फेस सेंट्रल क्यूबिक पैकिंग। यहाँ पे जो मेटल के एटम होते हैं ये थोड़े स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, इनको जुदा करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए इसके लिए आपके पास इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। अब अगर इस ग्रुप को आप अरेंज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से तो आपके पास सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? मैग्नीशियम का बेटा सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसके बाद किसका होगा? इसके बाद बेटा इससे ज्यादा जो होगा वो बेरियम का होगा। बेरियम से ज्यादा किसका होगा? स्ट्रोंशियम का होगा। और स्ट्रोंशियम से ज्यादा किसका होगा? कैल्शियम का होगा। और कैल्शियम से ज्यादा किसका होगा? सब फिर किसका होगा बेटा? हमारे पास बेरिलियम का होगा। किसका होगा? बेरिलियम का। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा एमडी कैट के अंदर, तो आपने यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर लेना है कि ग्रुप 2 के अंदर किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? तो मैग्नीशियम का। किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? वो बेरिलियम का। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो है ये यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी भी बेटा ये टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो ये डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती जा रही है। डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती जा रही है। अब आपको पता है डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी जो होती है वो आपने देखना है, डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम के। डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम, इसे डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने 1 किलो दूध लेके आया हूं, मैंने बाजार से 1 kg जो है मैयर करके तकड़ी बट्टे पे तोल के 1 किलो जो है वो दूध लेके आया हूं। अब मैंने क्या किया, इसी दूध को एक डब्बे में लिया, वो डब्बा बच्चों मुझे लीटर बताता है, लीटर। मैंने 1 किलो दूध को इस लीटर में डाला तो इसने जो वॉल्यूम शो किया वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब शो किया। इसने आपने क्या लेके आए हैं? 1000 ग्राम। इसका जो मास था वो 1000 ग्राम है, इसका जो वॉल्यूम है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1 हो जाएगी। अगर बेटा इसका वजन ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे लोहा है, इतना सा लोहा आप लेते हैं तो वो आपके पास ज्यादा वजनी होता है, वो 1 किलो है। फॉर एग्जाम्पल इतना सारा लोहा क्या होगा? 1 किलो है। इसका मास जो है बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम इसका थोड़ा सा है। अगर आपने 1 किलो रुई लेते हैं तो रुई इतनी सारी जगहों पे आएगी, तो रुई का जो मास है वो बेटा कम है लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है? बहुत ज्यादा है। इसलिए हम कहेंगे ये जो कॉटन है इसकी डेंसिटी कम है, जबकि लोहा है इसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है
कि हमारे पास ये जो कैल्शियम है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन मैग्नीशियम की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। वाई? कि कैल्शियम की डेंसिटी बेटा क्यों ज्यादा है, कैल्शियम की डेंसिटी क्यों कम है, सॉरी कैल्शियम की डेंसिटी, आपसे एमसीक्यू आएगा किसकी डेंसिटी कम है किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो आप कहेंगे कैल्शियम हैज ए लो डेंसिटी देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम की जो पैकिंग है इसके अंदर जो इसके एटम अरेंज होते हैं उनके दरमियान में वॉल्यूम ज्यादा होगा, उनके दरमियान में क्या होगा बेटा, अगर आप कैल्शियम को देखना चाहते हैं तो ये डेंसिटी होगी, डेंसिटी बराबर है m/v के। तो कैल्शियम के अंदर जो इसके एटम जुड़े हुए हैं वो जरा ज्यादा जगह घेरते हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो ये आपने एक पॉइंट याद रखना है कि ग्रुप 2 के अंदर किसका एबनॉर्मल ट्रेंड पाया जाता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम का पाया जाता है। और कैल्शियम की डेंसिटी जो होती है वो पूरे ग्रुप में सबसे कम है, होना ये चाहिए था सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी ब्रिलियम की होती, इससे ज्यादा मैग्नीशियम की होती, इससे ज्यादा कैल्शियम की होती, इससे ज्यादा स्ट्रोंशियम की होती और सबसे ज्यादा बेरियम की होती। लेकिन सबसे कम डेंसिटी किसकी हो गई है, कैल्शियम की हो गई है, क्योंकि इसके जो एटम आपस में जुड़े हुए हैं वो ज्यादा जगह घेरते हैं बानिस्बत बाकी एटम के, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ गई। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, इसको हम कहते हैं कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको हम कहते हैं इतनी जल्दी ये ऑक्सीडाइज होगा। कोई भी मेटल, कौन सा मेटल, ये सेकंड ग्रुप के जो मेटल होते हैं इनमें से कोई भी मेटल, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, तो जितनी जल्दी बेटा अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको हम कहते हैं कि उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो मोर रिएक्टिव होगा, वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, वो इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, आसानी के साथ ऑक्सीडाइज होगा। वो क्या होगा, वो बेटा आमतौर पर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो लो हो जाएगी, सबसे कम होगी। अब तवज्जो से देखें, जब आपने ब्रिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो या इसने जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 1.97 है, मैग्नीशियम की 2.34 है, लेकिन बेटा कैल्शियम की 2.87 है, स्ट्रोंशियम की 2.89 है और सबसे ज्यादा बेरियम की होगी। तो आप कहेंगे बेरियम जो होगा वो ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। बेरियम जो होगा वो इन सब में ज्यादा रिएक्टिव होगा। बाद औकात ये सिर्फ आपको एमडी कैट के अंदर या बोर्ड के एग्जाम के अंदर बेटा सिर्फ आपको ये वाली वैल्यूज दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो आपने देखना है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी दैट इज ए मोर रिएक्टिव मेटल, वो ज्यादा जो होगा वो मोर रिएक्टिव मेटल होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेष बच्चों, अल्लाह हाफिज।